भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। उधर से उधर से उधर से तो मिलते हैं फिर तो 5% ही पहुंचते हैं लास्ट तक भी सारे, शायद अक्सर दूर जाती हैं, बहुत सी जगह मुझे मिलती हैं। और जवान तो पता नहीं ज्यादा ही डिप्रेशन में आगे थक गए और ये मोबाइल पे खेलने लग गए, इसीलिए नेताओं को भी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आवाज करने वाला
सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बलजीत यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलजीत यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। शहीद आजम भगत सिंह जय, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बलजीत यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलजीत यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलजीत यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, मैं जीवन में पहली बार आज नवलगढ़ आया अपनी 14 सूत्री मांगों को लेके, जिसमें मुख्य रूप से युवाओं के रोजगार, किसान की फसल का दाम और मजदूर को पूरी मजदूरी और जो अन्य CHA, इंटरडिस्कॉम, रीट 2016-18, एडवोकेट्स का जो प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना एवं भ्रष्टाचार पे लगाम लगे सहित जो 14 सूत्री मांगे उनको लेके आया और उसमें आपने अपना स्नेह दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं जब विधानसभा में मैं संकल्प लिया मैंने, तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि 200 विधानसभा में तो अभी तक मुख्यमंत्री भी नहीं गया, आप जानते ही नहीं रास्ते, कौन मिलेगा, कहां जाओगे। तब मैंने कहा था कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जिनके इरादे नेक होते हैं उनके साथ में स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। और मैंने वही पाकिस्तानी बॉर्डर से पोखरण से मेरी दौड़ स्टार्ट की थी, रामदेव जी महाराज के ढोक लगा के। और मैं सुबह सुबह गया तो वहां भारी युवाओं की भीड़ उपस्थित थी और मेरे साथ रन किया उन्होंने। और प्रत्येक विधानसभा में युवाओं का सैलाब उमड़ रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। और जितनी भी विधानसभा में अभी तक मैं गया हूं, इनमें पहली बार गया हूं। मैंने सरकार से कहा, विधानसभा में जाके कहा कि ये इस बात को प्रमाणित करता है जो आज नवलगढ़ में भी मैं आया और आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। फसल कटाई का समय चल रहा है, एग्जाम का समय चल रहा है, फिर भी आप इतनी संख्या में उपस्थित हैं, तो ये साबित करता है कि ये 14 सूत्री मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये राजस्थान के 36 कौम के युवाओं की मांग है। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। और कोई भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जनता की मांगों को सीरियस ले। पिछले 4 साल से राजस्थान की विधानसभा में मैं सरकार से लड़ता आ रहा हूं, बताता आ रहा हूं कि राजस्थान के युवाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। 22 राज्य ऐसे बन गए जिन्होंने अलग अलग कानून बना दिया और सारी सरकारी नौकरियां उन स्टेट के बेरोजगार जवानों के लिए रिजर्व कर दी है। वहां पर राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है, एक को भी नौकरी नहीं मिल रही। और राजस्थान में यहाँ के युवाओं की नौकरियों पर डाका पड़ रहा है। या तो कोई भर्ती नहीं निकलती
और भर्ती निकलती है तो पेपर आउट हो जाता है। पेपर देते हैं तो इतना टफ देते हैं कि सिपाही के लिए भी भर्ती करते हैं। तो मुझे बच्चों ने बताया कि इतना टफ पेपर दे दिया जैसे कोई आईएएस का पेपर हो। तो जो मेहनत कर रहा था वो तो सोल्व नहीं कर पाया, और जो पेपर चुरा के लाया था, भीनमाल के लोगों ने उदाहरण देके लड़कों ने बताया कि हमारे पड़ोस में 2 ट्रक चलाने वाले जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं, 10-10 लाख में पेपर खरीदा, उनका सिलेक्शन हो गया और हम रोते हुए अपने घर आ गए पढ़ने वाले। ऐसा घोर अन्याय राजस्थान में हो रहा। मैंने राजस्थान की विधानसभा में सरकार से कहा, अरे एक खून की सजा फांसी हो सकती है तो लाखों जवानों का सपनों का खून करने वाले पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तब जाके घटनाएं रुकेंगी। 5 लाख भर्ती निकाले सरकार और तारीख दे कि किस तारीख को परीक्षा होगी, किस तारीख को रिजल्ट आएगा और किसको सेलेक्ट होगा उसको नौकरी मिलेगी, वरना तो सिर्फ घोषणाएं होती हैं, नौकरी किसी को मिलती नहीं। रीट की परीक्षा है, 5 साल से दे रहे लड़के, कभी पेपर आउट फिर दोबारा, फिर पेपर आउट फिर दोबारा, फिर पेपर आउट फिर दोबारा, और कोचिंग में फीस दे के बर्बाद हो रहे हैं। मैंने सरकार से कहा इसमें पैसे थोड़ी लगते हैं, एक बार ये बता दो इस तारीख को परीक्षा होगी और इस तारीख तक हम रिजल्ट दे देंगे, तो कम से कम उसको पता लग जाए कि मेरा सिलेक्शन हो गया या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको बार बार कोचिंग में लुटना ना पड़े। 10.5 महीने पहले मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा था। मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। एक कमेटी बनाई थी, राज्यसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने ये वचन दोहराया था कि कमेटी बना दिए, जल्दी आपकी मांगों को पूरा करेंगे। अभी विधानसभा में जवाब आया, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, तुरंत आपकी मांग पूरी नहीं हो सकती। तो मैंने कहा जब मुख्यमंत्री एक विधायक को जवाब देकर मुकर जाए, इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा के मुख्यालय पे काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा और कोशिश करूंगा सरकार की आत्मा को झकझोरने की। शायद सरकार को एहसास हो कि हमारा एमएलए धूल फांकता हुआ दौड़ रहा है और लोग मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इसका मतलब उसकी मांगे जायज। मैंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि स्वयं को कष्ट दो, आप अपने आप को कष्ट दोगे तो अगले को निश्चित रूप से एहसास हो जाएगा कि उसने कोई गलती की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मांगों को सीरियस लेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने सरकार से मांग की, मैंने कहा कि मैं निर्दलीय विधायक हूं, फिर भी मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग खोली है कि 36 कौम का कोई भी युवा आए और फ्री के अंदर पढ़ सकता है और उसमें मेरे पैसे नहीं लगे। मैंने लेक्चरर से रिक्वेस्ट की, गुरुजी 2 घंटे पढ़ा दो फ्री, मेहनत का ईमानदार के बच्चों को पुण्य मिलेगा। तो किसी ने 2 घंटे कहा, किसी ने 1 घंटे कहा और फ्री में कोचिंग चालू हुई। तो जब निर्दलीय विधायक फ्री कोचिंग खोल सकता है तो सरकार के लिए कौन सा मुश्किल है कि सरकार फ्री कोचिंग नहीं खोल सकती। जो फीस नहीं दे सकता है वो उस कोचिंग में पढ़ ले। सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए मैंने कहा कि मेहनत कश का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन ले सके, इसके लिए सरकारी स्कूलों की दशा सुधरनी चाहिए। चपड़ासी तक नहीं है किसी सरकारी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी का स्कूल और चपड़ासी भी नहीं है झाड़ू निकालने वाला। अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हालत होगी फिर उन स्कूलों की। इन्हीं सब मांगों को लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ। आपने जो मेरा मनोबल बढ़ाया, अपना स्नेह दिया, इसके लिए पुनः और बार बार दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
और विश्वास दिलाता हूं नवलगढ़ के लोगों को कि जब कभी भी आपको जरूरत होगी बलजीत यादव की, तो कभी भी आवाज देना, बलजीत यादव आपके बीच में खड़ा मिलेगा। और मैंने सरकार से कहा है कि हो सकता है आपका पाला चोड़ाधारी नेताओं से पढ़ाओ, विपक्ष से पढ़ाओ, लेकिन किसानों के बच्चों से पहली बार आपका पाला कर रहा है। और हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हमारी लड़ाई को बंद नहीं होने देंगे, हमारा हक लेके रहेंगे सरकार से। मैंने सरकार को बताया, उदाहरण देके बताया कि भाई 67 के अंदर 1967 में आईएएस की सैलरी होती थी 250 रुपया, और गेहूं बिकता था 70 रुपए का 1 क्विंटल, डीजल बिकता था 67 में 20 पैसे लीटर, और डीजल 20 पैसे से बढ़ के हो गया 100 रुपया लीटर। यानी डीजल बढ़ गया 500 गुना, आईएएस की तनख्वाह बढ़ गई 1500 गुना, और गेहूं का भाव बढ़ा मात्र 25 गुना। अब ऐसी महंगाई, हर चीज की महंगाई बढ़ गई, तो भला किसान का गुजारा कैसे होगा? ये सरकार को सोचना चाहिए, और उसकी जो फसल है उसको सही दाम पे सरकार को खरीदना चाहिए। ये मैंने सरकार से मांग की है कि छोटा मोटा कह दो 6000 दे रहे हैं साल के, 6000 साल के देने से भला किसी का गुजारा होगा? हमने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो आईएएस की तनख्वाह भी जिस रेशो में गेहूं का रेट बढ़ा है वो बढ़ा दो, तो आज आईएएस की तनख्वाह होनी चाहिए 6000 मात्र रुपए। 6000 करके बता दो, आईएएस की मान जाएंगे, तब किसान भी गुजारा कर लेगा। डीजल का भाव है वो उतना ही करके बता दो आप, डीजल का भाव, तो हम मान जाएंगे। लेकिन किसान सहन शक्ति रखता है, और वो इतना दंश झेल के भी कहता मेरा भारत महान, और उसकी सहन शक्ति को सरकार ने कमजोरी समझ लिया उसकी। और इसीलिए मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा कि हम कमजोर नहीं हैं, सरकार हमें कमजोर समझने की गलती ना करे। हम सिर्फ अपने देश से प्यार करते हैं, और आप पे विश्वास करते हैं कि एक न एक दिन आपको गलती का एहसास होगा, और हमारे साथ जनता के साथ सरकार न्याय करेगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।